नमस्कार, स्टार्टअप मंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड स्टार्टअप कल्चर से जुड़ा हुआ लेकर हाजिर हूं मैं। आज बात होगी स्टार्टअप कल्चर और उसके डेवलपमेंट की। जी हां, भारत देश ने स्टार्टअप इकोनॉमी में बहुत ही जल्दी डेवलप किया है। इसके पीछे के वैसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ा कारण है भारत की रिस्क उठाने की क्षमता। जी हाँ, किसी भी तरह के नए डेवलपमेंट, किसी भी तरह के नए एक्सपेरिमेंट से भारत डरता नहीं, बल्कि डट के सामना करता है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हर वर्टिकल में, चाहे फिर स्टार्टअप कल्चर हो, इकोनॉमी हो, ग्लोबल फ्रंट पर भारत की तस्वीर हो, इमेज हो, हर इमेज हम काफ़ी साफ बना रहे हैं, काफ़ी अच्छी बना रहे हैं। तो तस्वीर तो बेहतरीन है। अब स्टार्टअप वर्टिकल्स की जहाँ बात करी है, आज हम पर्टिकुलरली, वैसे तो कई सारे वर्टिकल्स हैं स्टार्टअप के, लेकिन फिनटेक पर करेंगे बातचीत। फिनटेक इंडस्ट्री, इसके मायने सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ। फिनटेक का मतलब आसान भाषा में ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो कि नई टेक्नोलॉजी की मदद से फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑटोमेट और इम्प्रूव करने का जरिया है। फिनटेक इंडस्ट्री में भारत ने एक नया आयाम छुआ है। इनफैक्ट भारत जो है, देश दुनिया भर में हाईएस्ट फिनटेक अडॉप्शन रेट ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो हासिल किया है। यानी कि फिनटेक इंडस्ट्री की अगर बात करें, भारत ने फिनटेक इंडस्ट्री के चैलेंजेस को भी अपनाया है, उन चैलेंजेस को ठीक करने की भी कोशिश की है। और सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया भर में फिनटेक इंडस्ट्री के अडॉप्शन रेट की अगर बात करें तो उसमें भारत सबसे आगे इस वक्त पाया जाता है। तो फिनटेक इंडस्ट्री की मार्केट साइज, ग्रोथ फैक्टर्स और कई सारे डिटेल्ड न्यूएंसेस पर रिसर्च की है हमारे सहयोगी शरद ने। एक बार फिनटेक इंडस्ट्री की तस्वीर इस रिसर्च में समझते हैं, उसके बाद इस इंडस्ट्री से जुड़े दो दिग्गज हमारे साथ बने हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा डीप डाइव कर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले फिनटेक इंडस्ट्री का जायजा शरद से। जी बिल्कुल, भारत का जो फिनटेक इंडस्ट्री है वो फोकस में रहने वाला है। और याद रखिए, जो अडॉप्शन रेट होती है भारत में सबसे ज़्यादा देखने मिल रही है, क्योंकि न्यू एज पॉपुलेशन आ रहा है। और आप देख सकते हैं लगभग 87% अडॉप्शन रेट, अगर इसको कंपेयर करें ग्लोबली से तो वो एवरेज सिर्फ 64% का आता है। देखा जाए $34 बिलियन की कैपिटल रेज हुई है, 25 फिनटेक यूनिकॉर्न्स आए हैं और 75% जो रिटेल पेमेंट्स होती है वो यूपीआई के ज़रिए होती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि लगभग 1000 करोड़ मंथली वॉल्यूम जो आपको यूपीआई ट्रांजैक्शंस में देखने मिलते हैं, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स के ज़रिए। और जो भारत का फिनटेक इंडस्ट्री है 2021 में $50 बिलियन का था और 2025 तक जो है $150 बिलियन तक हो सकता है, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है? यूथ पॉपुलेशन में स्ट्रेंथ है, यंग है। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन हो रही है और डिजिटलाइजेशन के कारण जो इम्पैक्ट आती है वो होती है सेविंग्स की फाइनेंशियलाइजेशन। तो इसके कारण जो है पूरी गवर्नमेंट पुश भी है और इसके कारण फिनटेक इंडस्ट्री में डेवलपमेंट आ रही है। लेकिन एक साइड डेवलपमेंट आ रही है तो दूसरे साइड जो है रिस्क्स भी देखने मिल रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेगुलेटरी रिस्क्स को लेके। इसके अलावा कंप्लायंस, डेटा सिक्योरिटी और कंपटीशन भी इस स्पेस में ज़्यादा है। तो ये जो है एक टाइप से रिस्क जो है आपको भारत के फिनटेक इंडस्ट्री में देखने मिल रही है। हाल ही में लिस्टेड प्लेयर्स जो फिनटेक कहते हैं, जैसे कि पीबी फिनटेक और पेटीएम, उनमें स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी देखने मिली है और फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज ने भी जो है अपग्रेड किया है इन स्टॉक्स को। इसके अलावा याद रखिए, फ़ोनपे, पीबी फिनटेक, रेजर पे, क्रेडिट जैसे बड़े फिनटेक्स जो है सब यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स का मतलब होता है जिसका मार्केट वैल्यू जो है ऑलमोस्ट $1 बिलियन या उससे ज़्यादा है, यानी कि 8000 करोड़ के ऊपर की जो है कंपनी की वैल्यूएशन है। तो इसके कारण जो है फिनटेक्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन बनते हैं भारत के इकोनॉमी में और भारत की ग्रोथ के लिए। तो जैसे कि आपने जाना कि फिनटेक इंडस्ट्री जो है, इन पर्टिकुलर भारत की ही अगर बात करें, नए ग्रोथ मोमेंटम हमने देखे हैं। ऑफ कोर्स चैलेंजेस भी ढेर सारे हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद भी इस वर्टिकल में भी कई सारी कंपनियां हैं और ये कंपनियां अच्छा खासा काम भी कर रही हैं। तो आइए इस इंडस्ट्री को और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। इसी इंडस्ट्री से जुड़े दो दिग्गज से, दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ आदित्य अग्रवाल हैं जो कि wealthy.in नई फिनटेक का कंपनी के ही फाउंडर है, और मेरे साथ देवांग भी हैं जो कि जाने माने एंजल इन्वेस्टर और इंडस्ट्री स्पोक्स पर्सन माने जाते हैं। जेंटलमैन, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे
पहले मेरा सवाल होगा देवांग को। देवांग, फिनटेक इंडस्ट्री की अगर बात करें, वैसे तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से एक नया आयाम, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई लीग हमने भारत देश ने देखी है फिनटेक इंडस्ट्री में। सिर्फ फिनटेक ही नहीं, स्टार्टअप के ही मामले में भारत जो है काफी आगे बढ़ता चला जा रहा है। कंसर्न्स हैं, लेकिन इस वक्त फिनटेक इंडस्ट्री के ग्रोथ फैक्टर्स आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे आपने बताया, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इंडिया के पास। सबसे पहले तो द काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट वी हैव, जो टाइप की पॉपुलेशन है हमारे पास, आई थिंक द अपॉर्चुनिटी इज इमेंस। सबसे पहले तो मतलब अपने पास मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया के पास जितना बड़ा मार्केट है, आई डाउट वैसा मार्केट, इतना बड़ा मार्केट, डीप पेनिट्रेटेड मार्केट, स्पेशली विद अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ योर मॉडर्न डे सोसाइटी एंड योर इंटीरियर्स, जो भारत और इंडिया की बात हम नॉर्मली करते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक मिक्स फॉर एनी कंट्री टू हैव। तो सबसे पहले तो वहां पे हमारा एक जीत का फैक्टर है, जहां पे हमारे पास ऑडियंस काफी बड़ी हो जाती है। सेकेंड थिंग, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी ग्रो की है इंडिया में, आई थिंक वो दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में, नॉट ओनली इन फिनटेक बट ओवरऑल। अगर आप देखो तो जो हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जो हिसाब से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बढ़ा है, जेन जी जिसको बोलते हैं, जो आज का यूथ है, the kind of inclination they have towards the technology, the way these guys are adopting technology fast, I think that's again a very very important role जो play किया है हमारे growth में. Apart from that, I think mobile penetration जो हिसाब से बढ़ा है इंडिया में, I think it's fantastic, enormous. एक टाइम था जब हम सोचते थे कि मतलब गांव में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैसे होगा, राइट? और आज जब हम जाते हैं यूपीआई के बिना, यूपीआई पेमेंट्स के बिना बात नहीं होती। आज किसी को चेक लिखने का टाइम नहीं है, नोबडी वांट्स टू राइट दोस चेक्स, राइट? किसी को बैंक अकाउंट्स ऐड करके भी पेमेंट करने में टाइम जितना जाता है उतना टाइम देना नहीं है। वेरी फास्ट, वेरी क्विक इफ यू टॉक अबाउट यूपीआई पेमेंट्स। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है फिनटेक के लिए यूपीआई पेमेंट्स, पर अगर आप ओवरऑल फिनटेक्स भी देखें, ठीक है, लेंडिंग स्पेस कंसिडर कर लीजिए या डेवलपमेंट्स ले लीजिए, a company like Zerodha probably if I have to talk about in the fintech space, okay? कंपनी कहां से आई, कहां निकल गई, मतलब सारे लोग सोचते ही रह गए कि ये कंपनी कहां से आके कहां पे निकल गई। फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल्स जहां पे फाउंडर्स जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की एबिलिटी रखते हैं, राइट? आई थिंक ये सारे फैक्टर्स ओवरऑल कलेक्टिवली इंडिया को बहुत ही हेल्प की हुई है अब तक फिनटेक स्पेस में। बिल्कुल। तो यूनिकनेस और साथ ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का साथ निभाया हमने, और नई टेक्निक की मदद से, और कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम करते भी गए हैं और ये करने में हम डरे नहीं हैं, और इसी वजह से हम यहाँ इस वक्त अब खड़े हैं जहाँ पर एक तरह से इंडस्ट्री लीडर ही कहा जाएगा। आदित्य, सेकंड क्वेश्चन आप ही के पास आऊंगी मैं, और आपसे यही सवाल है कि फिनटेक इंडस्ट्री में भारत, इंडिया का जो अडॉप्शन रेट है 87% नजर आ रहा है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। ग्लोबल एवरेज 64% का है। मार्केट साइज की अगर बात करें, थोड़ी देर पहले शरद भी जिक्र कर रहे थे, 2021 में जो $50 बिलियन रहा है वो 2025 तक $150 बिलियन तक जा सकता है। तो आपके हिसाब से ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले इंडिया किस तरह से प्लेस्ड है? थैंक यू मानसी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक जैसे देवांग ने कहा, राइट, पहली बात तो जो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत बहुत बड़ा हो गया है। अब आप उसका अगर मार्केट कैप देखें आज तो 500 बिलियन हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का मार्केट कैप है। और अगर आप पेनिट्रेशन देखें हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज का, चाहे वो कि जैसे तीन फाइनेंशियल सर्विसेज के तीन पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए ना कि आप एक तो आप पेमेंट कर रहे हैं, दूसरा आप बोरो कर रहे हैं और तीसरा आप सेव एंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो तीन पार्ट्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो अभी हमने जो टेक्नोलॉजी की जर्नी करी है वो पेमेंट्स में हमने काफी हद तक ऐसे पूरा डिजिटाइजेशन तो नहीं कहेंगे बट काफी डिजिटाइजेशन कर लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, कस्टमर अडॉप्ट करने के लिए रेडी है, और विदाउट ग्लिचेस, विदाउट एनी सिक्योरिटी कंसर्न्स पैसा पॉइंट ए से पॉइंट बी आराम से मूव हो रहा है, राइट? तो जहां तक मैं ग्लोबल पीयर्स की बात करूं, ग्लोबल पीयर्स इंडिया का मार्केट अंडर पेनिट्रेटेड है बट ऑलरेडी बहुत लार्ज है, 500 बिलियन मार्केट कैप है। बट हम अगर आप पेनिट्रेशन की बात करें, जहां पे लेंडिंग या सेविंग एंड इन्वेस्टिंग की बात करें या इंश्योरेंस की बात करें, ओवरऑल पेनिट्रेशन हमारा लेस देन 10% है अभी, राइट? किसी भी अगर आप एक कंज्यूमर को उठाएं, कितने लोग उसमें से एक्चुअली एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से बोरो कर रहे हैं, या कितने लोग एक्चुअली ऑर्गेनाइज सेक्टर या अच्छे से सेव और इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कितने लोग इंश्योरेंस है, तो पेनिट्रेशन बहुत कम है अभी। तो ग्लोबल कंपैरिजन में हमारे पास पेनिट्रेशन की जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है अभी, और उस पेनिट्रेशन को तेजी से बढ़ाने के लिए जो हमारी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी रेल्स हैं वो रेडी हैं, राइट? जैसे कि आपने बताया कि हम 87% अडॉप्शन है, वो इसीलिए है क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ जो यूएस में कंपनीज चलाते हैं, और जब मैं उनको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे अपने फ्रेंड को पेमेंट कर दिया या कैसे हमारे अपने वेंडर को
पेमेंट कर दिया, तो वो शॉक रह जाते हैं, कहते हैं कि 3-3 दिन लगते हैं हमें अभी भी पैसा ट्रांसफर करने में हमारे बैंक अकाउंट से हमारे वेंडर के अकाउंट में। या तो सो टू कंपेयर ग्लोबल पीयर्स की कंपैरिजन हमारा पेनिट्रेशन बहुत कम है, मार्केट कैप ऑलरेडी हम 500 बिलियन पे है फाइनेंशियल सर्विसेज, और तीसरा जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है वो रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल। यूपीआई पेमेंट स्ट्रक्चर अपने आप में ही इंडिया का एक एग्जाम्पल है, और आप सही कह रहे हैं कि ग्लोबल पीयर्स जो हैं वो भी भारत का लोहा मानते हैं, इनफैक्ट कहते हैं कि एक अलग ही तरह का स्ट्रक्चर जो कि इतना एडवांस है, इतना क्विक एंड फास्ट है, हमने डेवलप किया है। लेकिन देवांग, अभी थोड़ी देर पहले यूपीआई स्ट्रक्चर का जिक्र आपने किया, टच बेस किया, और एक दो एग्जांपल्स भी आपने बताएं। ये बात तो सच है कि एक समय था जब कोई भी इंसान घर से अगर बाहर निकल रहा है तो जेब में पैसे लिए बिना नहीं निकलता था, और अब समय है कि अगर मोबाइल है तो आपका काम हो जाएगा यूपीआई के जरिए। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, क्या फ्यूचर लगता है आपको यूपीआई पेमेंट स्ट्रक्चर, इस पूरी की पूरी मेथोडोलॉजी का? करेक्ट। सो फ्यूचर इज फैंटास्टिक ओवरऑल। नाउ आज हम जब बाहर जाते हैं फोन लेके जाते हैं, ठीक है, यूपीआई पेमेंट करने के लिए। क्या हम बिना फोन के भी यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं? दैट्स वेयर द फ्यूचर लाइज, राइट? फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आ गई है सब जगह पे, फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी इज ऑल देयर, राइट? आपको सामने वाले के पीओएस मशीन जो है उसके ऊपर एक फिंगर स्कैनिंग कोड आ जाएगा, या प्रोबेबली आपका फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आ जाए। उसके बेसिस पे आपके बैंक आपका फेस रिकग्नाइज कर लिया, फिंगरप्रिंट रिकग्नाइज कर, ओवरऑल द इकोसिस्टम और द बैंकिंग सिस्टम देयर विल ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज योर बैंक अकाउंट, अपने आप बैंक अकाउंट रिकग्नाइज कर देगा, और वहां से आपको खाली आपका पिन कोड डालना है, दिस इज द बैंक अकाउंट, राइट? टू स्टेप ऑथेंटिकेशन भी हो गया कि अगर देवांग राजा जैसा कोई और आदमी भी दिख रहा है या कोई फ्रॉड करने की ट्राई भी कर रहा है, तो सेकंड स्टेप ऑफ ऑथेंटिकेशन इज ऑल देयर, आपका पिन कोड है वहां पे। फर्स्ट सेकंड थिंग, एब्सोल्युटली राइट देवांग, और इनफैक्ट इसमें एक्यूरेसी की ज़रूरत होगी, और वो एक्यूरेसी अब तक जितनी हमने हमारे इन सारे मोड ऑफ पेमेंट्स में दिखाई है, आई एम श्योर यहाँ पर भी जिस तरह आप अगर कह रहे हैं कि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में कोई अगर एरर्स हैं तो उसमें भी एक्यूरेसी आई एम श्योर पूरी तरह से आ जाएगी। डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर है, इस तरह से बनेगा, एंड यूर एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट दिस इज एन आई ओपनर के फ्यूचर इस तरह का, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ऐसे कई सारे अलग अलग तरीके, कई सारे इनोवेशंस आगे हम सोच भी पाएंगे, और शायद जो आज हमने सोचा भी नहीं है उस तरह के एडवांसमेंट्स, डेवलपमेंट्स जो आने वाले दिनों में दिखेंगे। लेकिन ये तो हुई यूपीआई स्ट्रक्चर की बात। लेंडिंग ये भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, और आदित्य पर्सनल क्रेडिट लेंडिंग पे हम बड़े, उसके पहले थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा। ओके देवांग, यूपीआई स्पेस, ई रूपी के बारे में भी हमने सुना हुआ है ना? ये जो डिजिटल करेंसी आरबीआई लेके आ रही है, अगर ये सक्सेसफुल इंडिया में हो जाता है, वी विल बी द ग्लोबल लीडर्स टू डू समथिंग लाइक दिस। लेट्स अंडरस्टैंड दैट, राइट? जहां पे जैसे आदित्य जी ने बताया, हमने हमारा लोहा तो मनवा ही लिया दुनिया में यूपीआई पेमेंट से, और ये ई करेंसी, वी विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटिंग द नीड फॉर प्रिंटिंग करेंसी, एंड दैट विल बी अ बिग बिग विन एंड अ सक्सेस फॉर अस। तो वो एक दूसरा एक चीज है जहां पे हम देख सकते हैं इन फ्यूचर। थर्ड थिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगेन ये टेक्नोलॉजी अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है, अंडर यूटिलाइज्ड है। कैन वी यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू मेक आवर पेमेंट्स अक्रॉस एवरीवेयर? I'm not only talking about your bitcoins and your ethereums and those kind of currencies, even your local currency, even the INR blockchain के थ्रू हम पास ऑन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, जितना सोच सकते हो उतना कम है, ये कहना सही होगा। सोचने पे मोदी जी ने कोई टैक्स नहीं लगाया है ना? एग्जीक्यूट करने के बाद टैक्स लगेगा, पर एग्जीक्यूट तो करें साथ में मिलकर। दैट्स राइट, और इसी सोच को आगे बढ़ावा जरूर दे रही है सरकार, लेकिन ये सोच जो है कह सकते हैं कि फिनटेक जैसे या एडुटेक जैसे या नए नए इनोवेटर्स जो हैं, वैसे स्टार्टअप से ये सोच पा रहे, तभी तो इस सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदित्य, आप भी तो खुद एक फिनटेक कंपनी से जुड़े हुए हैं, फाउंडर हैं इनफैक्ट, सो आपकी सोच, इस सोच या मैं कहूँगी कि यूथ की जो सोच है, इसे बढ़ावा तब मिल रहा है जब इस तरह के डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज आ रहे हैं। लेकिन लेंडिंग की तरफ मैं क्विकली बढ़ूंगी क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, पर्सनल क्रेडिट पिकअप कर रहा है। किस तरह की ग्रोथ पोटेंशियल आदित्य आपको नजर आती है? आई थिंक हम जैसे पर्सनल क्रेडिट की ग्रोथ एक्चुअली जीडीपी से लिंक्ड है, राइट? कल परसों ही न्यूज में था कि हम $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं, राइट? हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था हम 800 बिलियन 900 बिलियन की इकोनॉमी थे, राइट? तो अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो
करना है और हमारे जैसे इंडस्ट्री में, हमारी जैसे इकोनॉमी में, जहाँ पे कंजम्पशन इज वन ऑफ द ड्राइवर्स, जो चाइना के लिए भी रहा है, यूएस के लिए भी रहा है, राइट? कंजम्पशन हर एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए जरूरी है, और वो कंजम्पशन को ड्राइव करता है क्रेडिट। क्योंकि अगर लोन नहीं है, उधार नहीं मिल रहा है, तो मैं कंज्यूम कैसे करूंगा, राइट? हम सबको मालूम, मेरी पहली मोटरसाइकिल जो मैंने खरीदी, लोन लेकर खरीदी थी, राइट? तो कंजम्पशन क्रेडिट ड्राइव करता है, तो वो तो एक नेचुरल ग्रोथ स्टोरी है। बट अभी भी प्रॉब्लम है कि अगर आप देखिए, अगर आप खुद कंज्यूमर हैं, आप और मैं, सबके पास बैंक अकाउंट है, हमारे पास शायद 8-10 साल की क्रेडिट हिस्ट्री है, बट ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जितने जो जॉब जस्ट शुरू कर रहे हैं या जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, राइट? उनके हिस्ट्री को असेस करना बहुत मुश्किल है, और इसलिए कई बार वो लोग ना, पर्सनल क्रेडिट उनको आसानी से नहीं मिलता है। बट अभी एक जो नया फ्रेमवर्क आया है, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, आज मैं सुबह सोच रहा था एक्चुअली कि जो मेरी, मान लीजिए हमारे घर पे जो हमारा घर पे हमें हेल्प करती है हमारे काम में, डोमेस्टिक हेल्प, तो उनको अगर कुछ लोन चाहिए तो एसेंशियली अभी उनको प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि उनके पास कितनी इनकम आती है महीने की, राइट? और अगर मैं उनको ये बोलूं कि अपने अकाउंट में मुझे लॉगिन करके बताओ, तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि उनके पास नेट बैंकिंग पासवर्ड वगैरह नहीं है। बट एक अकाउंट एग्रीगेटर टेक्नोलॉजी है, या अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है, मुझे लगता है यूपीआई जैसा ही ये एक इनोवेशन बनेगा जो लेंडिंग इंडस्ट्री को खास करके हेल्प करेगा। वो ये है कि अगर आपने सपोज मेरा अपना पैन नंबर डाला या कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली, उसके बेसिस पे मुझे पास कुछ, जैसे यूपीआई में आता है, आपको अपने फोन से लिंक करके, आधार से लिंक करके ओटीपी आता है, ओटीपी दिया आपने, और आपका बैंक अकाउंट का हिस्ट्री पूरा मैंने स्कैन कर लिया। तो एज ए कस्टमर मैंने सिर्फ अपनी कुछ डिटेल्स डाली, और फिर एल्गोरिथम ने या टेक ने रियलाइज कर लिया कि यार इनके पास रेगुलर इनकम है कि नहीं है, राइट? लैंडिंग करने के लिए दो चीजें जानना जरूरी है ना, एक तो मेरा पहला एबिलिटी टू रीपे, और दूसरा मेरा इंटेंट टू रीपे। अब इंटेंट टू रीपे तो जानना बहुत मुश्किल है, राइट? वो तो एक डिस्कवर करते हो आप, क्रेडिट स्कोर होता है, वो बट टू ईच देयर ओन कह सकते हैं। Yes, correct, their own. बट एबिलिटी टू रीपे में कम से कम मैं जान पाऊंगा कि अच्छा, इनके पास महीने का 20-25 हजार रुपए का इनकम आता है, कुछ लोग कैश देते हो, मैं एटलीस्ट एक मॉडल बना सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि अच्छा, इनका 40,000 महीने का इनकम है, तो चलो कम से कम अगर ये 50,000 की मेरे से लोन मांग रहे हैं तो मैं दे सकता हूँ। और पर्सनल क्रेडिट की अगर, क्योंकि अभी वो लोग शार्क्स के पास जाते हैं जहां पर उनको 25-30%, 40% तक इंटरेस्ट लगता है। अगर ऐसे लोग वो आते हैं और वो अपना सही इंटरेस्ट रेट पे बोरो कर पाते हैं, तो वो कंजम्पशन को एक और जबरदस्त बूस्ट देगा, राइट? और फिर साइकिल बन जाएगी, राइट? कि एक बार मैंने बोरो किया, उससे कंज्यूम किया, फिर मैंने कुछ और बोरो किया, राइट? बिकॉज मुझे अपनी बेटी के लिए फोन खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, उसके स्कूल की फीस भरनी है, राइट? तो देयर आर मेनी यूज केसेस फॉर पर्सनल क्रेडिट, और वो सारे यूज केसेस अभी फुलफिल नहीं हो पाते हैं। तो पर्सनल क्रेडिट एज ए सेट कंजम्पशन से लिंक्ड है, और दूसरा ये कि जो एबिलिटी टू पे है, वो टेक्नोलॉजी उसको और बेहतरीन और इजी बना देगी असेस करना कि यार ये कंज्यूमर एबिलिटी टू पे है कि नहीं, एंड दैट विल बिकम, एंड फिर वो जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनके लिए आसान हो जाएगा काम, किसी को भी लेंड करना। तो बहुत, आई थिंक यहाँ इस एरिया में समथिंग टू वॉच है, ये काफी तेजी से ग्रो करना चाहिए। इनफैक्ट आपकी बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने जिस तरह से एग्जाम्पल के हिसाब से बताया, एक चीज़ ये है कि लेंडिंग के हर तरह के कह सकते हैं कि सेगमेंट्स को अगर टच बेस कर लिया जाए, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हर तबक्के के नागरिक को इससे फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। जैसे आपने हाउस होल्ड हेल्प को अगर लोन चाहिए तो कैसे ले, उसकी बात की, सिर्फ और सिर्फ ऊपर या ऊंचे तबके या ऊंचे क्लैन पर जो बैठे वो नहीं, हर लेवल पर लोगों को फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ही। लेकिन देवांग, क्विकली आपसे चैलेंजेस समझना चाहूँगी। फिनटेक का जो है ये इंडस्ट्री, चैलेंजेस क्या फेस कर रही है? हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स वी नो दैट चाहे एड्यूटेक हो, फिनटेक हो या स्टार्टअप की कोई भी वर्टिकल हो, चैलेंजेस के साथ भी वो आते हैं। किस तरह के चैलेंजेस हैं और स्टार्टअप इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सो जब भी कोई भी चीज आगे बढ़ती है, कभी कोई इंसान आगे बढ़ता है, कोई बिजनेस आगे बढ़ता है, तो चैलेंजेस रहने ही वाले हैं, एंड सेम इज इट फॉर आवर फिनटेक सेगमेंट एज वेल। ठीक है, सबसे बड़े चैलेंजेस जो मैं देख रहा हूँ एज वी कीप ग्रोइंग विथ टाइम, सबसे पहले तो आपका डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। ठीक है, द मोर वी ग्रो, द फास्ट वी ग्रो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा डेटा सिक्योर रखें। क्यों? क्योंकि हैकर्स सब जगह पे है। हैकर्स सिर्फ यही फिराक में रहते हैं, कैसे डेटा चोरी करें, डेटा को कैसे मिसयूज किया जाए और कहां कैसे पैसे बनाया जाए गलत तरीके से। सो डेटा सिक्योरिटी इज फॉर मी स्टिल ऑन द टॉप व्हेन इट कम्स टू द बिगेस्ट चैलेंजेस। फर्स्ट, सेकंड थिंग, डू वी हैव द राइट सिस्टम्स? द आंसर इज यस, हमारे पास सिस्टम्स है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिस्टम्स नहीं है। उसको यूज सही तरीके से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, आई थिंक रेगुलेटरी और कंप्लायंस जो चैलेंजेस है उसको डील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एज वी कीप इवॉल्विंग, फिनटेक्स क्या है बेसिकली? फिनटेक्स आर कंपनीज जो आपका
फाइनेंशियल सेगमेंट है उसकी लाइफ इजी करता है विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इफ आई हैव टू पुट इट दैट, ठीक है। सो व्हेन यू यूज टेक्नोलॉजी यू आल्सो हैव टू एंश्योर कि आप रेगुलेटरी और कंप्लायंस के जो फ्रेमवर्क है उसको ब्रीच नहीं कर रहे हो कहीं पे भी। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जैसे अब आप और मैं बात कर रहे हैं अभी, हम सोच बहुत कुछ लेते हैं और वो एग्जीक्यूट भी करना शुरू कर देते हैं, बट इफ यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ विद आवर बेसिक्स, ग्राउंड वर्क, रेगुलेशंस जो है, again when I say about regulators, I'm talking about all the regulators here, including your RBI, your SEBI, your RDAI, everybody, right? So सारे के सारे आपको कंसिडर करने पड़ेंगे with the kind of fintech company you are. Okay. तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देख रहा हूँ, जी। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज उसके बाद होने वाला है the technical know-how that's required. So यहाँ पे क्या होता है, let's say I'm a finance guy, okay, I don't understand technology, but when I pick up somebody from the technology side of it, it's very important that the technology guy also understands the financial side of the business, because finance इतना easy नहीं है, ठीक है। उसका हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, उसका हर एक एसओपी का हर एक स्टेप जो बनाया गया था फॉर अ नॉर्मल बिजनेस व्हिच इज आउटसाइड ऑफ योर फिनटेक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टू रिड्यूस दोस स्टेप्स इज जॉब ऑफ अ फिनटेक, वो फिनटेक का काम है आपका जिंदगी आसान कर, पर उसके लिए वो टेक्निकल नो हाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस आई गेट यू, और ये बात आपकी सही भी है क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज और टेक्निकल नो हाउ दोनों को एक साथ मिलकर हैंड इन हैंड काम करना पड़ेगा। लेकिन क्विकली वन लास्ट क्वेश्चन आदित्य, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप खुद एक फिनटेक कंपनी चला रहे हैं wealthy.in, अगर आप किसी फिनटेक स्टार्टअप के बारे में बात कर सकें, किस तरह से आप इनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, इस पर अगर आप कुछ बात कर सकें। राइट, नहीं तो मैं हमारे बारे में भी बात कर सकता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं जब आज डिस्कस भी कर रही थी हमारे स्टार्टअप के सेगमेंट में, सो बेसिकली स्टार्टअप सेगमेंट में हम एक टॉपिक पर बात करते हैं और उसके बाद एक स्टार्टअप के साथ, सो मैं शरद से यही कह रही थी कि हमारे साथ ऑलरेडी एक स्टार्टअप है फिनटेक से जुड़ा, हमारे टॉपिक से ही जुड़ा, प्लीज बताइए। तो हम एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है wealthy.in, और जो 3 एरियाज है ना, पेमेंट, लेंडिंग, सेव एंड इन्वेस्ट, तो हम सेव एंड इन्वेस्ट की प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली हमारा काम और मिशन यही है कि जो हमारे इंडिया के जो वर्किंग क्लास है, मिडिल, अपर मिडिल, टॉपर मिडिल क्लास है, राइट, वो लोग अपना पैसा बेहतर सेव और इन्वेस्ट कर पाए। बिकॉज इंडिया में आपको समझना पड़ेगा कि सेव और इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अनलाइक यूएस या डेवलप नेशन की तरह हमारे पास कोई सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क नहीं है, राइट। तो अगर हमने आज अपना पैसा सही से इन्वेस्ट नहीं किया तो जब हम रिटायर होंगे तो हमारे पास वो यूएस जैसा सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क नहीं, तो सेव और इन्वेस्ट ढंग से करना बहुत जरूरी है, राइट। तो बट हमने रियलाइज किया कि अगर कस्टमर को अगर ढंग से सेव और इन्वेस्ट करना है तो पहले एडवाइजर्स की हेल्प करनी पड़ेगी टू बिकम देम बेटर, राइट। इसलिए आज हम कम से कम हजारों एडवाइजर्स के साथ, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ काम करते हैं इंडिया में, जो कि एक सिंगल पर्सन है, कोई रायपुर में है, कोई शोलापुर में है, कोई बॉम्बे में है, कोई अंडमान में है, राइट। और ऐसे लोग जो अपने चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या एलआईसी एडवाइजर हैं, और वो अपने आसपास के नेटवर्क के कस्टमर्स को बेटर सेव और इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब आज वो लोग तो अकेले हैं, उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी की पावर नहीं है, राइट। वहाँ पे हमारा रोल आता है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर उनको सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एक सिंगल जगह, जैसे देवांग ने भी जो बताया कि अगर आज कोई भी एडवाइजर हमारे प्लेटफॉर्म पे साइन अप करता है तो वो एक 65-year-old रिटायर्ड जिनको अपने पैसे को एक्सट्रीमली सेफ रखना है, उनकी भी मदद कर सकता है बैंक डिपॉजिट्स वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट के साथ, वर्सेस अगर कोई अपने क्लाइंट को 25 ईयर क्लाइंट के ऑनबोर्ड को करते हैं जिसको इक्विटीज वगैरह में इन्वेस्ट करना है, उनको भी कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक्स प्लेटफॉर्म भी है। तो एक कंप्लीट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लेटफॉर्म है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे उन एडवाइजर्स के लिए। दूसरा रिसर्च है, तीसरा उनके लिए सारे टूल्स हैं ताकि वो आपकी रिस्क के हिसाब से आपके लिए सही असेसमेंट कर पाए आपके लिए क्या चाहिए। अकाउंट एग्रीगेटर जैसा एक छोटा सा फ्रेमवर्क हम भी यूज करते हैं जिसमें हम आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को का एक्सरे कर लेते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं, राइट। तो इमेजिन करिए एडवाइजर हूँ, मैं रायपुर में हूँ और मैं अपने क्लाइंट के पास जाता हूँ और उस वेल्थी की टेक से मैं क्लाइंट के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को मैं एक्सरे कर लेता हूँ, तो उससे मैं अपने क्लाइंट की बेहतर मदद कर सकता हूँ कि वो कैसे अपना पैसा सही सेव या इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाट वी डू। और इसमें ऑब्वियसली यूपीआई का काफी काम आता है, अकाउंट एग्रीगेटर का फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे हैं। तीसरा, हम सब तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, चाहे वो इंश्योरेंस, स्टॉक्स हो। तो ये टेक्नोलॉजी का पावर। और एक्चुअली जो एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें एक एडवाइजर के पास अब हमारे फोन में है, राइट। तो